गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, अभी ठीक है सब? वॉइस वगैरह और स्क्रीन शो हो रही है आपको? एक बार कंफर्म कर दें। अभी कुछ इशू चल रहा था क्लास प्लस का, इसकी वजह से ही जो है भाई ओपन ही नहीं हो रहा था, कुछ टेम्पररी इशू दिखा रहा था। 9 से करते करते 9:30 हो गए। खैर देखो, आज का जो क्लास है वो इंटरेस्टिंग है, और आज के क्लास में हम स्टैटिक जीके देखेंगे, जिस जो कि आपका पोर्शन जो है ये वाला काफी ज्यादा, इसका रेशियो ज्यादा है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होंगे, आप ये सब पढ़ के जाना। और इस तरीके से क्लासेस और होंगी। अभी तो मतलब फर्स्ट क्लास है स्टैटिक जीके का, जीएस का, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि जीके क्या होता है और जीएस क्या होता है। आधे लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि जीएस का सेक्शन है। तो जीके तो सबको पता है भाई, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज। और जो जीएस है ना, उसको जनरल स्टडीज बोलते हैं, जनरल स्टडीज। ओके, तो जनरल स्टडीज में आपका सारा ही मतलब आपका ये कह लो कि सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि आपका जियोग्राफी हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में आपका सारा ही मतलब मॉडर्न, मेडिवल, एंशियंट वर्ल्ड सब हो गया। उसके बाद क्या बचा आपका? ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया। तो ये सारे जो चैप्टर, सॉरी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सारा आपका जनरल स्टडीज में आ जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, ये हिस्ट्री का, ये ज्योग्राफी का, यानी कि वो जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछ रहा है। और जीके मतलब जनरल नॉलेज, जो कभी बदलता ना हो, वो जो बहुत एकदम स्टैटिक हो, ठीक है, चेंज नहीं होता है। और जीएस में ऐसा है कि कुछ चीजें चेंजेस हो सकती हैं, जो कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो सकती है, इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो वही आज के क्लास में हम देखो हेम ऑपरेटर में एक्सपेक्टेड स्टैटिक जीके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज प्लस जीके दोनों ही देखेंगे हम। और करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने बनाया है, उसको भी देख लीजिएगा आप, ठीक है, यूट्यूब पे। अभी हाल ही में मैंने बनाया है कि वो स्टैटिक जीके जो मतलब करंट अफेयर्स है, और उसमें क्या है कि आपका हेम ऑपरेटर और झारखंड माइंस फैक्टर दोनों के रिलेटेड, उसमें आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको देख लीजिएगा लास्ट टाइम पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का क्लास है, किससे किससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे देखो यहाँ पे। इंडियन पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड स्कीम्स। स्कीम से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सिलेबस में दिया हुआ है आपके, ठीक है। तो मतलब वन लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे। अब एक तरीके से एक एक एमसीक्यू करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसलिए हम वन लाइनर फॉर्म में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और कुछ भी जो उसमें लगेगा आपको, कुछ कंफ्यूजन या कुछ डाउट, तो उसी समय आप हैंड रेस करना और पूछना, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का वन लाइनर है। तो इंडियन पॉलिटी और संविधान, ठीक है। तो ये होता है संविधान, तो सबको पता होना चाहिए पहले कि भाई हमारा भारत का संविधान है, ठीक है। तो संविधान एक तरीके से ये कह लो कि अगर मान लीजिए आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है ना, तो आप से कोई पूछेगा कि संविधान क्या है, तो बस इतना ही पता हो कि हाँ भाई संविधान हमारा है, लागू कर दिया गया है, ठीक है। अब उससे ज्यादा कुछ नहीं पता होगा। तो संविधान एक तरीके से उसमें बोलो, बताया जाए अगर आपको कि हमारा जो संविधान है ना, वो एक तो पहली बात की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि कहीं पूरे भारत मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में देखें तो हम सबसे बड़ा और लेंदी और रिटन संविधान जो है वो हमारे भारत का है, ठीक है। अभी इंडिया से नाम चेंज होकर भारत हो गया है। तो अभी जहाँ बोलेंगे भारत भारत बोलेंगे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये मेरा ओपिनियन है कि नाम चेंज करना ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। देश में और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उस पर काम करना चाहिए था। अब इसमें 1400 करोड़ समथिंग कुछ पैसा लग गया है इसको सिर्फ नाम चेंज करने में। ऑब्वियसली सब जगह नाम ये इंडिया लिखा होगा, तो चेंज करेंगे, हम भारत करेंगे तो इतना रुपया लग गया। अब इतने करोड़ में अगर पोवर्टी, एजुकेशन और जॉब्स, सिक्योरिटी पे वर्क किया गया होता है ना, तो अभी भारत पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता है। एनीवे, ये तो बात कहने की है, इम्प्लीमेंट तो कुछ होगा नहीं। तो ये है हमारा संविधान, ठीक है। तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो पहले देख लेते हैं। तो पहले तो आपसे ये पूछे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ठीक है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है पता है राहुल? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारत के किसे कहा गया है?
पता है तो बताइए। हाँ पता है तो बताइए। भीमराव, अरे अम्बेडकर कौन बोलेगा। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, हाँ जी। तो भीमराव अम्बेडकर जो है ये फादर ऑफ संविधान, मतलब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था ना, उसने ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, 26 नवंबर 1949। ठीक है। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन जब आपसे ये बोले कि कैम इनटू फोर्स, ठीक है, मतलब कि कब इसको लागू कर दिया गया, तो वो डेट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कब अडॉप्ट किया गया तो ये डेट लगाना, 26 नवंबर 1949। ठीक है। और अगर आपसे ये बोले कि भाई इसको अडॉप्ट मतलब लागू कब कर दिया गया, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। देखो, 26 जनवरी 1950। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर, यानी कि नवंबर चल ही रहा था, फिर दिसंबर, फिर जनवरी आ गया, तो 26 डेट वही है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, लागू कर दिया गया इसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों डेट में कंफ्यूज मत होइएगा, जब आपसे बोले कि कब अडॉप्ट किया गया, तो यू हैव टू टिक दिस डेट। ओके, 26 नवंबर 1949। कब बोले कि कैम इनटू फोर्स, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। और इस डे को हम क्या मनाते हैं, एज ए रिपब्लिक डे। ठीक है, गणतंत्र दिवस जिसको बोलते हैं, 26 जनवरी को। ओके, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, मतलब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, लागू कर दिया गया इसको, इसलिए इसको रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है। और 15 अगस्त जो होता है वो इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है, स्वतंत्र दिवस। ठीक है, हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त के तौर पे मनाते हैं, इसको याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, बहुत बेसिक सा था ये। तो ये हो गया, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। चलो, सबसे पहला देखो क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो बोलता है, देखो, प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो भाई मतलब समझ रहे हो, मतलब प्रेसिडेंट है मतलब भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो उसका भी कोई एक मतलब दर्जा है, ठीक है, ऑफिस में। तो बोलता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं उसके ऑफिस से, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इस नॉर्मल टर्म। मतलब उसका जो नॉर्मल टर्म यानी कि उसका जो एक्सपायरी डेट है कि भाई हाँ इसने टर्म तक रहेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर उसको पहले उसको रिमूव करना है उसके ऑफिस से, तो किसके रिकमेंडेशन पे सिर्फ उसको रिमूव किया जा सकता है। तो देखो, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि हमारा जो पार्लियामेंट है, ठीक है, संसद जो है हमारा, उसमें दो सदन होते हैं, यानी कि आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये दोनों की सहमति जब बनेगी तब जो है आपको प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। ओके, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखो, तो हमारी प्रेसिडेंट कौन है, पहले तो ये बताओ ना। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी प्रेसिडेंट कौन है, भारत की प्रेसिडेंट कौन है। राहुल बताइए जल्दी से। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी नहीं है, द्रौपदी है वो, द्रौपदी ही नहीं है, द्रौपदी है, मुर्मू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखो। तो इसको हटाया जा सकता है टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट को।
फिर नेक्स्ट आपका द स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन इज, बोलता है कि ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बताइए जिसका अपना संविधान है। तो जम्मू कश्मीर का जो है अपना संविधान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछ सकता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक पहली बात तो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, भारत का। ओके। और इसका एरिया कुछ 42,241 किलोमीटर स्क्वायर समथिंग कुछ है। अच्छा, जम्मू कश्मीर का आपसे ये पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट रूलिंग महाराजा कौन थे जम्मू कश्मीर के, ठीक है, तो यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, महाराजा हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह ये लास्ट मोनार्क थे रॉयल हाउस के। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के, तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये भी लगा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आर्टिकल, अच्छा एक चीज आपको बता दूं कि देखो संविधान जो है ना उसमें क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात तो आर्टिकल्स दिए हैं, यानी कि आपका अनुच्छेद दिए हैं, ठीक है। कितने आर्टिकल्स हैं? 395 ऑफिशियली आर्टिकल्स हैं, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 500 प्लस है समथिंग, ठीक है, 400 500 प्लस समथिंग है। अमेंडमेंट करके उसमें और ऐड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आपका मैंने मोटर व्हीकल एक्ट बताया, तो उसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किए गए, अमेंडमेंट किए सब ऐड कर दिया गया कि मतलब 5A है, बी है, सी है, ऐसे करके। उसी तरीके से आपका संविधान में भी किया गया है कि ऑफिशियली जो है 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन उसमें संशोधन किया गया, ऐड किया गया, अमेंडमेंट किया गया, तो उसमें ऐड कर दिया गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि ऑफिशियली कितने आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, तो 395 लगाना होगा आपको, ठीक। उसके बाद इसमें शेड्यूल्स दिए गए हैं और उसके बाद इसमें पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पार्ट्स कितने हैं? 22 पार्ट्स है। शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल्स, शेड्यूल, पार्ट्स, ओके। और उसके बाद सब्जेक्ट्स है कि मतलब आपका जो आपका जैसे आपने सुना होगा कि भाई 21 आर्टिकल है। आर्टिकल 21 में क्या दिया है? तो राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी मतलब आपके आपका प्राइवेसी है, मतलब एवरी इंडिविजुअल जो भी भारत में रह रहे हैं उनका अपना प्राइवेसी है, उसको भंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। अब फिर आर्टिकल 17 में क्या दिया हुआ? आर्टिकल 17 में दिया हुआ है अनटचेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि प्रोहिबिशन, प्रोविशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब अनटचेबिलिटी मतलब कि छुआछूत, अगर कोई भी इसको प्रैक्टिस करता है, ठीक है, तुम नीचे कास्ट के हो, तुम मतलब इस टाइप से हो, तुम छुओ मत, हमारे यहाँ बैठो मत, ये नहीं पी सकते, तुम पानी नहीं पी सकते, ये सब चीजें जो होती हैं, तो उसको प्रोहिबिट किया गया कि मतलब अगर ये करते हुए कोई पाया गया ना तो उसको दंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो देश भारत चलेगा कैसे, वो होता है संविधान में सब कुछ बताया गया है, उसी को हमको फॉलो करना होता है बेसिकली। यानी में फॉलो तो कोई करता नहीं है, लेकिन उसमें दिया गया है कि ऑफिशियल हमको करना इसी तरीके से है काम, ठीक है, वही वाली बात। चलो नेक्स्ट देखो, टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो यही, तो इतने सारे चेंजेस कर दिए गए हैं कि अभी अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे मतलब भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, मतलब संघ शासित प्रदेश बोलते हैं इसको, यूनियन टेरिटरीज को। तो कितने हैं? तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 30% सीट्स इन विलेज पंचायत हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन इंडिया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, जब भी पंचायत से क्वेश्चन आए तो आप इसको याद रखना है कि देखो बोलता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में संविधान में अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो कोई संविधान अमेंडमेंट किया गया तो उसका नाम रखा गया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको ला के क्या किया गया? इसमें इंसर्ट किया गया, चेंजेस किए गए या बताया गया कि ये प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के 30% सीट जो विलेज पंचायत में होता है उनको रिजर्व कर दिया गया वुमेन्स के लिए भारत में। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये किसके लिए? ये पंचायत के लिए, ठीक है।
और 74 जो है वो किसके लिए है, म्युनिसिपैलिटी के लिए, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी, इसको याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, which constitutional amendment act facilitates the appointment of the same person as a governor for 2 or more states। तो बोलता है देखो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, लाया गया, उससे ये कहा गया कि भाई कोई गवर्नर है किसी स्टेट का, तो वही सेम गवर्नर को हम दूसरे स्टेट का भी क्या गवर्नर बना सकते हैं, तो ऐसा अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये प्रावधान दिया गया है। तो ये अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई एक गवर्नर किसी स्टेट का है तो वो दूसरे स्टेट का भी गवर्नर बन सकता है, ठीक है, ऐसा प्रावधान दिया गया है। तो किसमें दिया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द ओथ ऑफ ऑफिस इज कंडक्टेड टू द प्रेसिडेंट बाई। अब देखो जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट है कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, तो जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था तो इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। शपथ कौन ग्रहण करवाता है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मतलब ये बहुत ही हायर पोस्ट पे ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी वाई चंद्रचूड़, कौन है ये, डी वाई चंद्रचूड़, ये है हमारे सीजीआई, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इसको याद रखिएगा। देखो यहाँ से साथ साथ आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी करवा रही हूँ आपको, ठीक है, लिंक करते जाइएगा। जब भी कहीं लिखा हो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सीजीआई, ठीक है, या फिर आपका प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, तो ये भी लिंक करिए कि किस स्टेट की बात हो रही है, तो उससे थोड़ा सा लिंक करना जरूरी है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी तैयार होते जाएगा आपका, ठीक है। तो राहुल समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ जहाँ ना समझ में आया ठीक है बोलिएगा वहां पे। हाँ ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देखो। Okay, so the zonal council are the statutory bodies established by an act on the parliament, that is, बोलता है देखो जोनल काउंसिल जो है ना वो क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब एक चीज बताऊं आपको कि देखो जो ऑफिशियली है ना, मतलब जैसे आपका प्रेसिडेंट हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, और आपका पार्लियामेंट हो गया, इसके अदर जो भी आपका स्टैट्यूटरी बॉडीज है, मतलब कि जो पार्लियामेंट के द्वारा गठन किया गया है या बनाया गया है, वो सारे को हम स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो जरा ये भी देख लो कि कौन कौन से स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब क्या होता है, समझ लो इसको भी। एक ऐसा अथॉरिटी है जिसका मतलब ये होता है कि ये, एक मिनट इसको रब कर दिया जाए थोड़ा सा, हाँ, तो स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ये होता है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, मतलब संविधानिक जो ना हो। संविधानिक क्यों ना हो, क्योंकि भाई वो संविधान जब बन के तैयार हो गया था तो उस समय इसमें नहीं था, लेकिन इसको हम बाद में इंसर्ट किए। किनके द्वारा ये किया गया इंसर्ट, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। स्पेशल केस, स्पेशल मतलब कानून बना के इन्होंने इसको पास किया है, तो इसको हम स्टैट्यूटरी बॉडीज बोल लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि कैसे कैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, यहाँ पे देख लो। देखो जैसे आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया, ठीक है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, एनजी सॉरी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना, ये सब किसके द्वारा बनाए गए, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। उसके बाद आपका हो गया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, लॉ कमीशन हो गया। उसके बाद आपका SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हो गया। फिर आपका हो गया नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल करके कुछ है। ये सारे जो है आपके क्या हो जाएंगे, स्टैट्यूटरीज बॉडीज हो जाएंगे, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हो गया। तो ये सारे चीज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, SC STs हो गए, ये सारे चीज जो है ये क्या हो गए, स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गए। तो वही लिखा हुआ है कि जोनल काउंसिल जो है ये क्या है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ठीक है, जोनल काउंसिल। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा देख लेते हैं जोनल काउंसिल के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि भाई कितने जोनल काउंसिल्स हैं भारत में, तो देखो भाई 5 जोनल काउंसिल है, ठीक है, 5 जोनल काउंसिल है। क्या क्या नाम है उसका, लिख लो, नोट कर लो इसको। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, ठीक है,
सेंट्रल जोनल काउंसिल, उसके बाद आपका हो जाता है ईस्टर्न जोनल काउंसिल, ठीक है, फिर हो गया आपका वेस्टर्न जोनल काउंसिल और साउथ जोनल सदर्न जोनल काउंसिल, और फिर आपका नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ठीक है, 5 जोनल काउंसिल बोला है इसने। तो 5 मतलब ऐसे समझो कि इसमें जो मेंबर्स हैं वो कौन से स्टेट्स के हो जाएंगे, असम हो गया, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है बेसिकली वहीं पे है पूरा। मतलब अगर हम मैप देखें, जैसे मैप बना रहे हो, मैप से ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। भारत का मैप हो गया छोटा सा, ठीक है, तो ये देखो, ऐसे तो हम करते हैं मार्क, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक। अब यहाँ पे देखो, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये क्या हो गया आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हो गया ये। उसके बाद साउथ में यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया आपका साउथ जोनल काउंसिल, ये साउथ जोनल काउंसिल हो गया। ये हो गया आपका वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ठीक है, वेस्टर्न जोनल काउंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका क्या नॉर्थ जोनल काउंसिल, और ये हो गया आपका सेंट्रल, बीच में क्या हो गया सेंट्रल जोनल काउंसिल, ठीक है। तो 5 हो गया ना। अब ये जो है, जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि नॉर्थ जोनल काउंसिल है, ये वेस्ट जोनल काउंसिल है, ये साउथ जोनल काउंसिल है, ये ईस्ट जोनल काउंसिल है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। तो वही सेम यहाँ पे बोल रहा है कि ईस्ट साउथ है तो ईस्ट साउथ जोनल काउंसिल, इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। वैसे 5 ही है, ठीक है, तो ये 5 को कंसिडर करिए आप, नॉर्थ जोनल, सेंट्रल जोनल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, ठीक है। ये जो है ये मतलब ऐसे में आएगा कि हम इसको, इसके बीच का क्या एरिया, इसके बीच का क्या सीन है, इसके बीच का, इसके बीच का, ऐसे करके 5 को आपको याद रखना है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंटर, ठीक। तो यहाँ पे बोलता है कि जनरल काउंसिल को जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उसको पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। कौन से एक्ट को लाके इसको स्टैब्लिश किया गया है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रोमन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बोलता है द प्रोविजन ऑफ पंचायत हैज बीन मेंशन इन, बोलता है कि देखो प्रोविजन दिए गए हैं पंचायत का, ये किसका सब बात हो रहा है, ये संविधान का ही बात हो रहा है। पॉलिटी मतलब पूरा संविधान पढ़ लो, रट लो। तो आपने सुना होगा कि यूपीएससी में तैयारी करते हैं तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ऐसा सुना होगा आपने। तो उसने पूरा मतलब ब्रॉड में पूरा यही सब दिया हुआ है, आर्टिकल्स और आपका शेड्यूल, आपके पार्ट्स, ये सब, ठीक है। तो उसी में से बोल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। तो उस पार्ट्स में से जो नौवां पार्ट है आपका, मतलब पार्ट 9, पार्ट 9 में पंचायत का प्रोविजन दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रोविजन ऑफ पंचायत हैज बीन मेंशन इन पार्ट 9। अब इसके लिए जरा मैं एक और चीज आपको दिखा रही हूँ, उसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 मिनट समय दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, 1 मिनट।
ठीक है, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पार्ट है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये संविधान है, देखो इस तरीके से होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। ठीक है, 8 शेड्यूल हैं, 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये आपका क्या है? ओरिजिनली। एट प्रेजेंट दे आर 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे 12 शेड्यूल कर देगा, 25 पार्ट है, 448 आर्टिकल्स है, लेकिन आपसे पूछता वही है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल। तो यहाँ पार्ट देखो, 1 2 3 4, 4A 5, तो 4A को इंसर्ट किया गया यहाँ पे, 6 7 8 9। नाइन्थ में देखो कि क्या है यहाँ पे, जूम करते हैं थोड़ा सा इसको, इससे ज्यादा जूम हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखो, जो नाइन्थ पार्ट है पंचायत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा है, मतलब 1 से लेकर 4 तक जो है आपका पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है। 5 से 11 तक लेके सिटीजनशिप के बारे में। 12 से 35 आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है आपके, उसके बारे में जिक्र किया है। उसके बाद 36 से 51 तक आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। उसी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो आप, नाइन्थ में द पंचायत, यानी कि 234 से लेकर 243 ओ तक आपका पंचायत का जिक्र किया गया, प्रोविजन दिए गए हैं पंचायत को लेकर। फिर नाइन्थ ए को जो है यहाँ पे इंसर्ट किया गया, द म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा? मतलब नाइन्थ में द पंचायत, नाइन्थ ए में द म्यूनिसिपैलिटी। तो ये इसको याद रखना है आपको, इससे क्वेश्चन आ सकता है। पंचायत से क्वेश्चन काफी आते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ पंचायत हैज बीन मेंशन पार्ट 9। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया एज इंश्राइंड इन आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन फ्यूस। तो यहाँ पे बोलता है, देखो जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, पार्डनिंग पावर मतलब कि क्षमा करने का, या ये कह लो, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, तो जो कि आर्टिकल 72 में दिया गया है संविधान के। बोलता है क्या क्या पार्डनिंग पावर है उनका। एक तो पार्डन कर सकते हैं, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव। ठीक है, तो ये समझ लो। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी जानो। पार्डन मतलब जानते हो कि क्षमा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद दिखा कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब क्या होता है? क्या होता है पता है? देखो यहाँ पे, कम्यूटेशन कम्यूटेशन मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई जुर्म किया है, कोई उसको सजा हो गई है 3 साल, ठीक है, उस 3 साल को कम करके हम और कम कर दें, उसका साल मतलब 1 साल कर दें या कुछ 6 महीना कर दें, उसको होता है कम्यूटेशन। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद यह है रेमिशन। रेमिशन मतलब क्या होता है? हम्म, मान लीजिए कोई जो आपका अ, आरोपी है या मुजरिम है, और उसको किसी भी तरीके से बीमारी हो जाती है या कोई भी सीरियस इलनेस हो जाती है, तो उसको टाइम दिया जाता है कि भाई रिकवर कर जाए, ठीक है, पेशेंट। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए यहाँ पे, मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि मान लीजिए कोई आपका आरोपी है या जो मुजरिम है, उसकी गंभीर हालत है, ठीक है, मान लो उसको 5 साल की सजा हुई है, तो उस गंभीर हालत को देखते हुए उसका जो
पीरियड है ना, मतलब कि जो आपका सेंटेंस हुआ है, उसको जेल हुआ है, तो वो 1 साल कर देंगे उनके हालत को देखते हुए, ठीक है? दैट इज़ व्हाट रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव। तो ये भी समझ लो बस, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, ये पावर सिर्फ किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है? आर्टिकल 72 में बताया गया ये। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वायलेटेड इफ देयर इज एन इनऑर्डिनेट डिले बाय द स्टेट इन ब्रिंगिंग एन अक्यूज्ड टू ट्रायल। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 21 में क्या दिया है? राइट टू प्राइवेसी, ठीक है? तो यहाँ पे बोलता है कि भारतीय संविधान में, मतलब हमारे संविधान में आर्टिकल 21 का वायोलेशन तब होता है जब स्टेट के द्वारा जबरदस्ती का डिले किया जाए कि जो अक्यूज है उसका ट्रायल ना करवा रहे हैं। दैट इज व्हाट आर्टिकल 21 का बता रहा है कि जब वायलेट होता है तो क्या होता है, मतलब कैसे होता है वायलेट, कि भाई जो भी मुजरिम है उसको सामने लेके आओ ट्रायल के लिए, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जहां भी है, तो वहां पे लेके आना चाहिए। अगर उसमें डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, स्टेट के द्वारा लेट हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है? ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आपका है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो बोलता है कि भारतीय संविधान जो है एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। किसमें करता है? सुप्रीम कोर्ट में करेगा ना, और कहाँ करेगा? एडहॉक जज मतलब देखो, एडहॉक मतलब ये होता है कि वो परमानेंट नहीं है, उनको टेम्परेरी बेस के लिए हम जजेस को क्या किए? अपॉइंट किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो होता है एडहॉक जज, ठीक? तो ये हो गया पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट। इस तरीके से हम नेक्स्ट भी करेंगे। अभी फिर ज्योग्राफी वन लाइनर पे आ जाते हैं, ठीक है? ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। यहाँ देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट। द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन, तो बोला लार्जेस्ट कोल फील्ड भारत का कहाँ पे सिचुएटेड है? झरिया कोल फील्ड है वो झारखंड में, ठीक? झरिया कोल फील्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट है काबुल लंजाओ, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, काबुल लंजाओ ये कहाँ पे है भाई? ये मणिपुर में, ठीक है? ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मतलब कि आपका जो आपका तालाब है, सॉरी तालाब कह रही हूँ, नदी है, तो नदी में क्या फ्लोट कर रहा है ये, ठीक है? ये नेशनल पार्क फ्लोट करते रहता है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये काबुल लंजाओ, ये मणिपुर में है, ठीक? याद रखिएगा इसको, मणिपुर। Next, the middle zone of the Earth with a thickness of 2,780 kilometer having an average density of 5.6 is known as। तो यहाँ पे बोलता है देखो, पायरोस्फीयर तो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? अब इसका एक ट्रिक था, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? ये ट्रिक है, किसका ट्रिक है? लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, ठीक है? लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर का ये ट्रिक है कि भाई कौन कौन से लेयर होते हैं एटमोस्फेयर में। सबसे पहला क्या है वो देख लो, नोट कर लो इसको। टी से क्या हो जाता है आपका? ट्रोपोस्फेयर, ठीक? ट्रोपोस्फेयर। फिर एस से क्या हो जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। एम से मेसोस्फेयर। फिर टी से थर्मोस्फेयर। आई से आइनोस्फेयर। और ई से एग्जोस्फेयर, ठीक है? एग्जोस्फेयर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई लेयर पूछता है एटमोस्फेयर का, तो आपको अगर सीरीज वाइज याद होगा तब तो आप बढ़िया बता लोगे। सबसे लास्ट जोन है एग्जोस्फेयर, सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है? और स्ट्रेटोस्फेयर से क्वेश्चन ज्यादा आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है? और जो आपका बिजली कड़क रही है, तो वो सब कहाँ होता है? आइनोस्फेयर में होता है, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ट्रिक पता होना चाहिए। टीएसएम टाई, ठीक है? टीएसएम टाई ये आपका जो है लेयर ऑफ एटमोस्फेयर का क्या है? ट्रिक है। ओके, तो इससे क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी बताते जा रही हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। एक मिनट रुकेंगे सारे लोग, एक मिनट रुकिए। ठीक है, एक मिनट जरा ना, एक फोटो भेज रही हूँ मैं, ग्रुप पे भेज रही हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भेज रही हूँ उसको। ग्रुप चेक करिएगा, भेज रही हूँ उसको। डाउनलोड भी हुआ है कि बस ऐसे ही देखने को। एक मिनट ना, स्क्रीनशॉट ही भेज दे रही हूँ मैं, डाउनलोड नहीं हुआ है। ठीक है, चेक करिए एक बार। तो ये जो मैं भेजी हूँ, ये लेयर्स ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब देखिए पहले ग्रुप पे, तो फिर बताऊं। हाँ, देख लें तो बताएं। मिला राहुल? बहुत जरूरी है, ज्योग्राफी में ये सब चीजें आती, बहुत बेसिक चीजें हैं ये सब। एक और फोटो भेज रही हूँ, हाँ वो भी देखिए। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो सबसे पहले तो मैंने भेजा है लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो उसमें आपको दिख रहा है कि जो बगल में आपका दिया हुआ है, ये क्या है, ये अर्थ का पोर्शन है, ठीक है। तो अंदर वाला जो हिस्सा है उसको हम कोर बोलते हैं, और उसके ऊपर चलेंगे हम तो उसको मैंटल बोलते हैं, और सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्रस्ट, तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है क्रस्ट, जिस जिस लेयर पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, सरफेस। तो वही लिखा हुआ है, क्रस्ट से मैंटल की तरफ जाएंगे, ठीक है। और फिर मैंटल से हम कहाँ जाएंगे, कोर की तरफ जाएंगे। कोर तक तो वैसे पहुंच नहीं पाएगा कोई, उतना हम गड्ढा कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर देखोगे क्रस्ट लिखा है 0 से 100 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक बोलता है, देखो यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर के ऊपर में जो है, क्रस्ट से 100 किलोमीटर तक जाएंगे तो क्रस्ट मिलेगा हमें, ठीक है। हाँ, उसके बाद राइट साइड में देख रहे हो लिथोस्फेयर लिखा हुआ है, तो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मैंटल, लिथोस्फेयर का मतलब ये होता है। फिर नीचे आप देखोगे लिखा है मैंटल, फिर लिखा है कोर, ठीक है। तो मैंटल में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर तक है। और फिर और नीचे जाओगे तो 6300। हेलो। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो 6000 समथिंग, यहाँ तक जाएगा तो ये आपका कोर एरिया है, ठीक है। फिर निचले वाला हिस्से, नीचे वाला जो डायग्राम है उसको मैंने भेजा है आपको, वो देखिए, ये पृथ्वी का है। पृथ्वी के अंदर देखिए, यहाँ पे सबसे अंदर इनर कोर लिखा हुआ है, ठीक है। इनर कोर लिखा हुआ है, उसके ऊपर जाएंगे तो आउटर कोर, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे मैंटल, फिर ऊपर क्रस्ट। तो हमें पता होना चाहिए क्रस्ट, मैंटल और कोर होता है, कोर में भी आउटर कोर और इनर कोर होता है। तो ये स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, भारत कह रही हूँ, अर्थ का, दिमाग में भारत घूम रहा है। खैर, यहाँ पे बोलता है जो है कि मिडल जोन बोल रहा है ना, तो मिडल जोन भी हमको पढ़ना होगा। क्या कहना चाह रहा है, देख लेते हैं इसको। तो पायरोस्फेयर बोल रहा है, तो पायरोस्फेयर जब भी बोले तो मतलब कि मिडल लेयर कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, कोर को सारे साइड से क्या करता है, सराउंड करता है। इसी को हम पायरोस्फेयर बोलते हैं। जब भी बोले कि मिडल लेयर बताइए जो कोर को पूरे साइड से सराउंड करता है, उसको हम पायरोस्फेयर बोलते हैं। वही लिखा है, मिडल जोन ऑफ अर्थ विद थिकनेस ऑफ 2780 किलोमीटर, हैविंग एवरेज डेंसिटी ऑफ 5.6 इज नोन एज पायरोस्फेयर, ठीक है। ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, लेकिन जान लो, ओके। कहीं कहीं इसका आपको रिलेटिव डेंसिटी जो है, एवरेज डेंसिटी यहाँ पे लिखा है, और रिलेटिव डेंसिटी 2.90 से लेके 4.75 के बीच में मिलेगा। और इसमें होता क्या क्या पाया जाता है, कौन सा धातु, तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम यानी कि सीमा, जिसको सीमा बोलते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, एम ऐसा ही से सिलिकॉन, ठीक है। याद रखिएगा उसको। चलो फिर नेक्स्ट देखो, ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ताप्ती रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है भाई, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, देखो यहाँ पे।
सतपुरा रेंज, ठीक है, सतपुरा रेंज से आपका ताप्ती रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो इसको अगर हम कहेंगे कहाँ की रिवर है, सेंट्रल इंडिया की है, सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। तो नर्मदा रिवर जो है उसके साउथ में ये बहती है, ताप्ती रिवर, याद रखिएगा। और कहाँ पे ये गिरती है, अरेबियन सी में, अरब की खाड़ी में, यानी कि अगर भारत ऐसे है, ठीक है, तो इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल ही तो है, और इधर क्या है, अरब सागर यानी कि अरेबियन सी। तो ये जो आपका है इधर से जा रही है, तो ये कहाँ गिर रही है, अरेबियन सी में गिर रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, थोड़ा चेंज करते हैं इसको। तो सतपुरा रेंज हो गया। नेक्स्ट है वाइल्ड एस सैंक्चुरी सिचुएटेड इन, बोलता है वाइल्ड एक्स, सॉरी वाइल्ड एस सैंक्चुरी इस कहाँ सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएटेड है वाइल्ड एस सैंक्चुरी, है ना, तो कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में है। लिटिल रैन ऑफ कच्छ कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। वाइल्ड एस, एक मिनट रुकिए। मतलब जंगली एस बोलते हैं इनको। जंगली गधे, जंगली गधे सेंचुरी है पूरा, वही गुजरात में ही है, लिटिल रैन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट है श्री हरिकोटा सिचुएटेड है, श्री हरिकोटा कहाँ पे सिचुएटेड है भाई, आंध्र प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, श्री हरिकोटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्या फैक्ट हम जानते हैं, यहीं से आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, पता होना चाहिए। अब चंद्रयान 3 का भी देख लीजिएगा आप लोग, क्लास मैंने कराया है उसको जाके, और पीडीएफ मिल जाएगा, अगर नहीं है पीडीएफ तो आपको ऐप में मिल जाएगा, ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो, मटेरियल में जाओगे फ्री मटेरियल में डाउनलोड कर लीजिएगा। श्री हरिकोटा के बारे में देखेंगे तो ये एक बैरियर आइलैंड है, बैरियर आइलैंड है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल कोस्ट में, मतलब तिरुपति में है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली है ये, इसका पूरा वहीं पे प्रोजेक्ट है, ठीक है। और यहीं पे आपको सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है, मतलब कि 2 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है भारत के, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, श्री हरिकोटा की बात करें तो इसको सिलेक्ट किया गया किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, कुछ भी लॉन्चिंग के लिए इसरो के द्वारा सिलेक्ट किया गया, क्यों, क्योंकि ये ज्यादातर इसका जो प्रॉक्सिमिटी है वो इक्वेटर के पास में है, ठीक है। ये इसकी बात करें अगर हम, आंध्र प्रदेश ये कहाँ पे, ये इक्वेटर पे लाई करता है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पे हमको मिल रहा है, मतलब जो अर्थ घूम रहा है तो उससे हम सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है, एक्स्ट्रा सेंट्रीपेटल फोर्स, तो जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, कोई भी चीज लॉन्च कर रहे हैं हम वहां पे तब, ठीक है, मतलब कि वो एग्जैक्टली डायरेक्शन में जाता है, तो वो चीज ज्यादा अच्छा है, इसलिए इस इसरो के द्वारा श्री हरिकोटा को चूज किया जाता है यहाँ पे लॉन्चिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, वो तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में। चलो नेक्स्ट देखो, विच इज अ मेजर पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट, जैसे ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो बोलता है ईस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजर पोर्ट क्या है, तो विशाखापट्टनम है, ठीक है, विशाखापट्टनम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें बहुत लोग गलती गलती करके आते हैं, मैं बताती हूँ कहाँ गलती करते हैं। यहाँ से पूछा है आपका कि नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछा है, भारत का पूछा है। तो पहली बात तो आप अपना जो डाउट है ना वो यहाँ पे ये क्लियर करिए, क्या है मैं बता रही हूँ, कि अगर आपसे ये पूछे कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वर्ल्ड, तब आप क्या लगाओगे, माउंट एवरेस्ट, तब तो आप माउंट एवरेस्ट लगाओगे, चलो ये समझ में आ गया। लेकिन जब भारत का पूछे कि हाईएस्ट माउंटेन पीक बताइए भारत का, तब आप कांचनजंगा लगाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये हो गया, जो लोग पढ़े होंगे वो लोग यही क्वेश्चन करेंगे कि मैम K2 क्यों नहीं होगा, है ना, गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, मैम K2 क्यों नहीं होगा, K2 इसलिए नहीं होगा भाई, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया नोट में, क्या लिख दिया कि K2 हैज अ हायर एल्टीट्यूड ऑफ 8611, है ना, और कांचनजंगा का कितना है 8586, मतलब कि भाई K2 को दिख रहे हो आप यहाँ पे कितना ज्यादा एल्टीट्यूड, इतना हाई है, मतलब इतना ऊंचे पे है ये, तो जाहिर सी बात है यही ऊंचा हुआ तो ये होना चाहिए।
लेकिन ये इसलिए नहीं होगा कि ये इंडिया का हाईएस्ट पीक नहीं है, ये कहाँ पे पाकिस्तान में लोकेटेड है, मतलब एलओसी के अदर साइड में। तो भारत में कैसे कंसिडर कर लेंगे इसको? तो भारत में जो है उसी को कंसिडर करेंगे हम। तो कांचनजंगा भारत में है, सिक्किम में है ये। तो इसका एलिवेशन है 8586 मीटर, इसलिए जो है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक हो जाएगा भारत का। ठीक है। अब K2 की बात करें तो इसका हाई एल्टीट्यूड कितना है, 8611 मीटर, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज इंडियाज हाईएस्ट पीक एज इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझ में आया डाउट क्या मैं बता रही हूँ आपको, समझ में आया? हाँ, तो ये गलती मत करिएगा, अगर हाईएस्ट पीक पूछे माउंटेन पीक भारत का तो कांचनजंगा लगा दीजिएगा, जो कि सिक्किम में। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये देखेंगे आप, INM, हिस्ट्री का है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, सबसे पहला है क्वेश्चन, द कॉल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वाज गिवन इन। बोलता है कि अभी क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया, ठीक है, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट। कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, 1942। अब देखो कुछ बहुत ही मतलब ऐसा है कि आपको बिल्कुल डेट आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ कि कैबिनेट मिशन प्लान, तो आपके दिमाग में 1946 होना चाहिए। मैं बोलती हूँ जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तो आपको 1919, 16 अप्रैल, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 16 नहीं है, अपना बर्थडे का डेट बता दे रही हूँ, रुक जाओ, 13 अप्रैल, सॉरी, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भगत सिंह की डेथ कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931। ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या हो जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, जैसे यहाँ बताया क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये कब हुआ? 1920 से 22। ठीक है। तो कुछ डेट ऐसे हैं ना जो आपके दिमाग में फिक्स होने चाहिए बिल्कुल। तो यही मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगे जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, बार बार रिविजन करोगे, तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो चलो यहाँ पे देखो, तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया 1942। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो जब भी इकोनॉमिक ड्रेन बोले, ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन, ये जो थ्योरी है ये दिया इकोनॉमिक ड्रेन का, किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है। जहां भी दिखे आपको इकोनॉमिक ड्रेन, वेल्थ थ्योरी दिया गया है, किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, याद रखिएगा, लगा देना। नेक्स्ट है, the system of competitive exam for civil services was accepted in the principle in the year। वो तो सबसे पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि आपका सिविल सर्विसेज जो IAS पीसीएस का एग्जाम होता है, उसका सिस्टम सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया किस ईयर में? 1853 में इसको एक्सेप्ट किया गया, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, द रिवोल्यूशनरी वुमन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन औध वाज। वो तो औध में एक रिवोल्यूशनरी वुमन थी जिसने ये रिवोल्यूशन 1857, ठीक है, आपको सबको पता है 1857 रिवोल्ट हुआ था। ठीक है। 1857 का क्या बोलते हैं उसको, विद्रोह बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो रिवोल्ट हुआ था उसमें ये था कि भाई अलग अलग प्रोविंस थे। ठीक है। तो कोई औध से लड़ रहा है, कोई कानपुर से लड़ रहा है, और कोई आपका आगरा से लड़ रहा है, आपका ग्वालियर से लड़ रहा है, तो उस तरीके से अलग अलग था। तो औध से जो लड़ रही थी वो कौन थी? बेगम हजरत महल। ठीक है। बेगम हजरत महल, ये तो बेगम हजरत महल पार्क भी है लखनऊ में, तो वही है। तो रिवोल्यूशनरी वुमन थी, क्रांतिकारी नारी, बेगम हजरत महल। ठीक है। औध से ये लड़ी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट रिबेलियन। ग्रेट रिबेलियन जो ये बुक है, इनके ऑथर कौन है? अशोक मेहता। ठीक है। अशोक मेहता, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में कुछ बताया जा सकता है अशोक मेहता के द्वारा? अशोक मेहता के बारे में, तो पंचायती राज सिस्टम जब आप पढ़ोगे ना, तो पंचायती राज सिस्टम ऐसे नहीं बन गया है, इतनी सारी कमेटी बैठी है, 4-5 कमेटी बैठी है, उसके बाद जो है ये आपका पंचायत राज बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी ही आई थी जिसने ये अपनी राय दी कि हाँ भाई हमें पंचायती राज बनाना चाहिए, इसका गठन करना चाहिए। तो इन्हीं के चेयरमैनशिप में बनी थी, अशोक मेहता के चेयरमैनशिप से। ठीक है। तो ये कुछ हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वे सेंटेंस टू डेथ इन
विच केस? अब यहाँ पे देखो सबको पता है कि भाई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की को फांसी हो गई थी, तो किस केस में हुई थी वो देखना जरूरी है, ठीक है। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, ठीक है। इसमें भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था। इस मतलब इस केस में क्या हुआ था, इसमें इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश पुलिस थी, क्या नाम, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, उनका नाम क्या था, जेपी सॉन्डर्स, ठीक है। इन्हीं की हत्या कर दी थी इन्होंने, जेपी सॉन्डर्स की। एक्चुअली इनका रियल टारगेट जो था ना भगत सिंह का, वो कौन था, जेम्स स्कॉट, ठीक है, इनको मारना था, ठीक है। ये कोई और पुलिस ऑफिसर था, जेम्स स्कॉट। इन्होंने, ये जो जेम्स स्कॉट था ना, यही मतलब ये जो लाला लाजपत राय, जब उसने गो बैक साइमन, जब उन लोगों का नारा लगा रहे थे, साइमन गो बैक, जब साइमन कमीशन आया था, तो उसमें उन्होंने गो बैक साइमन वहां पे नारा लगा रहे थे, ठीक है, अब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय पे इन्होंने लाठी चार्ज करवा दी थी जेम्स स्कॉट ने, ठीक है। तो उनके लाठी से उनका सर फट गया था और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। तो भगत सिंह ये चीज देखे थे और उनका तब से ये था कि भाई इनसे तो बदला लेके रहना है। तो यही इनका प्लान था कि भाई इनको मारना है। तो जैसे जैसे वो गाड़ी से उतरे हैं और उतर गए कोई और ही, मतलब ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, ये जेपी सॉन्डर्स उतर गए, ठीक है, मारना इनको जेम्स स्कॉट को था। तो फिर लग गई गोली इनको, ठीक है, जेम्स, ये आपका जेपी सॉन्डर्स को। तो इस केस में इनको क्या किया गया, रीअरेस्ट किया गया भगत सिंह को, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसका डेट भी देख लो, अगर ये आपसे पूछे लाहौर कॉन्स्पिरेसी कब हुआ था, तो आपका 1915 याद रखना है। अप्रैल में, जो है अप्रैल से सितंबर तक चला था, 1915, ठीक है। और डेट याद कर लीजिए, 23 मार्च 1931। ये डेट एकदम दिमाग में बैठा लो, जब भी ये डेट दिखे समझ लो राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह तीनों की यहाँ पे फांसी हो गई, ठीक है। हाँ, तो किस केस में फांसी हुई थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, समझ में आया। चलो चलो आगे देखो। नेक्स्ट है आपका, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ वॉर बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो भाई ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इसको किसने कहा कि ये एक वॉर है, किसके बीच का, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन के बीच में। तो टी आर होम्स ने ये चीज कहा था। फिर कहा था बहुत कुछ था किसी ने, लेकिन यहाँ पे देख लो कि क्या कहा था, वो देख लो कि टी आर होम्स ने कहा था, ठीक है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वन लाइन। उपनिषद क्या है, बोलता है सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, हिंदू फिलोसफी का सोर्स है। फिर बोलता है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ड बाय। अब नालंदा यूनिवर्सिटी सबको पता है, ठीक है। कहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी, बताइए जल्दी से। कहाँ पे है, जल्दी बताइए। कहाँ के बताइए, कहाँ है नालंदा यूनिवर्सिटी। यूपी में है। नालंदा यूनिवर्सिटी, भाई ये बिहार में, ठीक है, बिहार में है। ओके, यूपी में नहीं, बिहार में। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका राजगीर डिस्ट्रिक्ट में है, राजगीर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसको मतलब क्या डेजिग्नेशन मिला है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड एक्सीलेंस, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी कह लो पूरे वर्ल्ड में। और कब ये इसकी स्थापना हुई थी, 5th सेंचुरी में, सोच पा रहे हो, 5th सेंचुरी में, अभी भी है।
और इसको जो है मतलब एक जो इन्वेडर था, मतलब आक्रमण किया था कौन, बख्तियार, इससे भी क्वेश्चन आता है, बख्तियार खिलजी, इसने जो है पूरा तबाही मचा दिया था आके, ठीक है, पूरा तबाह नष्ट वस्ट कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था एक तरीके से पूरा मोनेस्ट्री, और वहाँ के जो मॉन्क्स थे उनको सबको, लाइब्रेरी था वो सबको जला दिया, उनको मार दिया, है ना। तो ये 12 सेंचुरी तक जो है इसने ये सब पूरा खत्म कर दिया था, ठीक है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, बख्तियार खिलजी। चलो, कुमार गुप्ता, ये जो थे ना, इन्होंने ये नालंदा यूनिवर्सिटी को बिल्ड करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1920-21 फॉलोइंग एक्सकवेशन। मतलब देखो, हरप्पन सिविलाइजेशन जो है ये कब डिस्कवर्ड किया गया, 1920-21 में, ठीक है। तो कैसे, क्या एक्सकवेशन किया गया, यहाँ पे बोलता है किसके द्वारा किया गया, पता लगाया गया, तो आर डी बैनर्जी, मोहनजोदड़ो, और यहाँ पे डी आर साहनी, ठीक है, ये हड़प्पा। तो जब आपसे मोहनजोदड़ो पूछे तो आर डी बनर्जी याद रखिएगा, हड़प्पा पूछे तो डी आर साहनी, इनके द्वारा जो है यहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, थ्रू विच ऑफिसर द किंग एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर विलेजेस इन द विजयनगर एम्पायर। होता है कि किस ऑफिसर, मतलब थ्रू विच ऑफिसर द किंग एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर विलेजेस इन द विजयनगर एम्पायर। तो महानायक आचार्य, ठीक है, ये ऑफिसर हुए करते थे, महानायक आचार्य ये ऑफिसर हुआ करते थे, जिससे किंग जो है वो क्या करते थे, पूरा अपना जो कंट्रोल है गांव का। एक मिनट रुकिए तो, हाँ एक मिनट रुकिए, जो गेट खोल के आ रही है। हाँ, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे एक ऑफिसर था, हुआ करता था महानायक आचार्य। तो ये इनके ऊपर था कि इनके, मतलब ये इनके थ्रू जो राजा होता था वो अपना पूरा कंट्रोल रखता था विलेज के ऊपर, ठीक है, कहाँ पे, विजयनगर एम्पायर में। तो उस ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं, महानायक आचार्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द सिख खालसा वाज फॉर्म टू इंस्टिल, इंस्टॉल हो गई, इंस्टॉल अ स्ट्रॉन्ग मार्शल स्पिरिट इन द सिख बाई। तो यहाँ पे बोलता है, देखो सिख खालसा जो फॉर्म हुआ था, ठीक है, किस लिए फॉर्म हुआ था, कि एक स्ट्रॉन्ग मार्शल स्पिरिट को हम बनाएंगे सिखिज्म में, ठीक है, सिख में। तो किनके द्वारा ये किया गया था, स्ट्रॉन्ग मार्शल स्पिरिट, आप देखे होंगे कि वो सब एक ढाल होता है उनके पास, एक तलवार होती है, और सर में इतना बड़ा सा वो पगड़ी लगाए रहते हैं ऐसे करके, पंजाबी जो होते हैं। तो ये किनके द्वारा स्थापना की गई थी, तो 10th गुरु थे, कौन थे, सिख लोग के जो होते हैं 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 1699 में ये चीज हुआ था। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। पहले गुरु कौन थे, बताइए जल्दी से, पहले गुरु कौन थे सिखिज्म के, फर्स्ट गुरु, भाई इतना आई थिंक पता होगा, जो फाउंडर है सिखिज्म के, ये तो सबको पता होगा। बताइए राहुल जल्दी। क्या राहुल आप भी, गुरु गुरु नानक नहीं सुने हो, गुरु नानक देव, यही तो फाउंडर है सिखिज्म के। हाँ, तो 10 गुरु हैं इनके, ठीक है, 10 गुरु, गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, है ना। तो इस तरीके से सारे गुरु हैं, हाँ, तो सारे गुरु हैं, एक बार देख लीजिएगा। बस वैसे तो इनसे ही पूछता है। और इनका कुछ कुछ स्टोरी है, जिसमें क्या नाम है आपका, औरंगजेब था, उन्होंने बहुत बुरा हालत कर दिया था उनका। तो ऐसा करके है, कुछ कुछ स्टोरी है, पढ़ लीजिएगा उसको, 10th गुरु के नाम पूरे, ठीक है, एक बार देखना है बस। और सबसे स्टार्टिंग और लास्ट का तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पर्टिकुलर डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो मौर्यन डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप टाइटल से भी बता दोगे कौन फाउंडर, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है मौर्यन डायनेस्टी के। फिर नेक्स्ट है आपका द चीफ ऑफ, एक सिख कॉन्फेडरेसी था, ठीक है, उसका नाम क्या था, चीफ ऑफ सुकर चकिया मिश्र। इसका फाउंडर कौन था, महाराणा रंजीत सिंह, सबको पता, महाराजा रंजीत सिंह जो है ये चीफ थे सुकर चकिया मिस्र के, ठीक है, एक सिख कॉन्फेडरेसी था, उसके चीफ थे महाराजा रंजीत सिंह।
नेक्स्ट है द टू मेन मॉन्यूमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी रिंग द जमा एट काना मस्जिद अलाई दरवाजा वेर कंस्ट्रक्टेड एट। एक मिनट रुकिए जरा, इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्या? जमा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है एक्चुअली ये मस्जिद नहीं है, ये काना लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि दो मॉन्यूमेंट्स हैं अलाउद्दीन खिलजी के काल के। तो जमा मस्जिद जो है पहला वो तो काना में है, बोलता है कि जमा मस्जिद जो है वो काना में बनवाया था उसने। अलाई दरवाजा जो है बोल रहा है कि कहाँ बनवाया था, तो ये दिल्ली में बनवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है। एक यहाँ पे हर्यंक डायनेस्टी था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि डायनेस्टी है तो डायनेस्टी से क्वेश्चन आता है, तो हर्यंक डायनेस्टी था, उनके फाउंडर कौन थे? तो आपसे पूछ रहे बिम्बिसार लगा दीजिएगा, ठीक है, बिम्बिसार। हरियंक डायनेस्टी पूछे तो बिम्बिसार लगाना। चलो नेक्स्ट देखो इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन देखो क्या आता है। इन द कंट्री विच स्टेट इज ऑन द टॉप इन प्रेजेंट इन न्यूली डेवलप्ड एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसको एक मिनट जरा इसको कंफर्म करने दीजिए। एक बार कंफर्म करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ बोलता है कौन सा स्टेट टॉप किया है न्यूली डेवलप एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो केरला सबसे आगे रहता है। लिटरेसी रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो विच ब्रांड कंपनी यूजेस द एड लाइन वी नो इंडिया बेटर। तो भाई एक जाहिर सी बात है, कोई कंपनी है उसका एक एड लाइन होता है, ठीक है। जैसे कि आपसे हम हैं, या मेरा ही देख लो, लगन आपकी एडवाइस हमारी। तो उस तरीके से सबका एड लाइन होता है, टैग लाइन बोलो, एड लाइन बोलो। तो किस बोल रहा कौन से ब्रांड या कंपनी का एड लाइन है, वी नो इंडिया बेटर, मतलब हम भारत को ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये LIC ऑफ इंडिया यानी, ठीक है, LIC का ये एड लाइन है, वी नो इंडिया बेटर, ठीक है। LIC का फुल फॉर्म पता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, LIC। नेक्स्ट देखो बेस्ड ऑन द यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन इंडिया। बोलता है कि देखो किसके ऊपर बेस्ड, यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो बोलता है पहला ऐसा बैंक भारत में जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सबसे पहला क्या नाम है उसका? तो बोलता है एट कलकत्ता इन 1770 नेम हिंदुस्तान बैंक। सबसे पहला तो भाई हिंदुस्तान बैंक का स्थापना किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम। कब किया गया था? कलकत्ता में 1770 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखें, हिंदुस्तान बैंक। तो नेक्स्ट देखो द ओनली टंगस्टन प्रोड्यूसिंग माइन इन द कंट्री इज। बोलता है सिर्फ टंगस्टन प्रोड्यूस करने वाला माइन पूरे भारत में कहाँ है? तो दिगाना एक जगह है राजस्थान में, वहीं पे सिर्फ टंगस्टन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। टंगस्टन तो सबको पता है ना, टंगस्टन पता है कि वो बताऊं? ठीक है, फिर भी सुन लो, टंगस्टन से मान लो क्वेश्चन आ गया तो फिर ये रहेगा कि मैं नहीं बताए थे, कहाँ गए टंगस्टन। तो यहाँ पे देखो पहले तो ये केमिकल एलिमेंट है, ठीक है, इसका सिंबल W से डिनोट करते हैं इसको। और मतलब ये रेयर मेटल है, ठीक है, रेयर मेटल है। मतलब अर्थ में पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है।
ये समझिएगा। ओके, सो इसका यूज क्या है ये भी देख लो। हाँ हाँ हाँ, बल्ब में दिखता होगा आपको। तो जो आपका बल्ब होता है उसमें फिलामेंट्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ज्यादातर टंगस्टन को तो हम लोग यूज करते हैं हैवी मेटल एलॉय में। अगर क्वेश्चन पूछे कि रेसिस्टेंट कोटिंग एक होता है, रेसिस्टेंट कोटिंग मतलब कोटिंग को रेसिस्ट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं हम, ठीक है, टंगस्टन को। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। कैपिटल मार्केट कंप्राइजेज ऑफ, बोलता है जो कैपिटल मार्केट होता है उसमें वो किससे मिलकर बनता है, मतलब स्टॉक मार्केट होता है उसमें बॉन्ड मार्केट होता है, बोलता है कैपिटल मार्केट जो है किससे बनता है, स्टॉक मार्केट से, बॉन्ड मार्केट से बनता है। ये सब इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बस एक बार देखना है। नेक्स्ट देखो, इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 इंडिया हैज बीन रैंक एट। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, करंट अफेयर से क्वेश्चन हो जाता है। बोलता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है तो भारत का, तो उसमें भारत का रैंक क्या रहा है, ठीक है। 2022 लेके चलेंगे, 2023 का भी इंडेक्स नहीं आया है, तो 2022 को हम मतलब समझ के चलेंगे। तो 107th रैंक रहा है 121 कंट्री में। सोच रहे हो, मतलब कि 100 के नीचे भी नहीं है। भुखमरी से पूरा हमारा जो देश है वो गुजर रहा है, मतलब क्या ही बोला जाए। 107वें नंबर पे देख पा रहे हो, 107वें नंबर पे, 121 कंट्री में, 50 के नीचे भी नहीं है, मतलब 107 है, 100 के ऊपर है। तो ये 107 याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू नट इन इंडिया। कैश्यू नट यानी काजू, काजू का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, तो केरला है, ठीक है, केरला है। नेक्स्ट है आपका, ऑल रेवेन्यू रिसीव लोन्स, ऑल रेवेन्यू रिसीव एंड लोन्स रेज्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट गो इनटू। तो बोलता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कोई भी लोन अगर लेती है, ठीक है, या कोई रेवेन्यू है उसको रिसीव करती है, वो कहाँ जाता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक तो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दोनों का बीच का डिफरेंस जो है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लो, पहले नीचे ये भी खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट में आप बताऊंगी, याद दिलाइएगा, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दोनों के बीच में अंतर, ठीक है। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन कोल प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स व्हाट इन द वर्ल्ड। कोल प्रोडक्शन के मामले में भारत का रैंक क्या रहा है वर्ल्ड में। तो पहले तो ये इंडिया जो है वो कितने नंबर पे था, तीसरे नंबर पे था अभी, लेकिन सेकंड नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे कौन है, चाइना है। दूसरे नंबर पे भारत आ गया, ठीक है, फिर आपका यूएसए है। ओके, तो अभी इसके पहले यूएसए था, अभी भारत आ गया। नहीं नहीं नहीं, सेकंड है, अभी हो गया ये। Coal accounts for around 70% of India's total electricity generation. The major coal producing state in India includes. तो बोला कोल की अगर हम बात करें तो 17% जो है भारत का टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम काम करते हैं, काम लेते हैं मतलब कोल से, ठीक है। और जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का वो देख लो, झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तीन पहले था, अभी सेकंड सेकंड नंबर पे हो गया है, ठीक है, इंडिया सेकंड नंबर पे हो गया है। इसको जाके आप देखोगे, आपको मिल जाएगा रिपोर्ट में, तो इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, थोड़ा स्पोर्ट्स एंड गेम्स से भी देख लेते हैं। मेरडेका कप इज एसोसिएटेड विद, बोलता है मेरडेका कप है। अब आपको यही नहीं पता है भाई ये किस गेम से रिलेटेड है, तो आप क्या ही लगाओगे, कप का हम क्या करेंगे जान के, जब हमको यही नहीं पता है कि कौन से गेम से एसोसिएटेड है। तो मेरडेका कप जो है वो फुटबॉल में मिलता है, ठीक है, फुटबॉल में मिलता है, तो याद रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट है ज्वाला गुटा एंड वी डिजू आर द फेमस प्लेयर ऑफ। तो ये जो ज्वाला गुटा और वी डिजू है ये बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है, फेमस बैडमिंटन प्लेयर है। तो कभी कभी पूछ लेता है जो रिसेंट में अभी जैसे कोई जीता है, कोई गेम हुआ कोई जीता, तो उससे पूछ लेता है ये कौन से प्लेयर हैं, किस स्पोर्ट से संबंधित हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और ये तो मैंने करंट अफेयर्स में कराया था, इसके बाद वाला देखते हैं। द विनर ऑफ विम्बलडन 2023 मेंस एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल इज, ठीक है। तो विम्बलडन पता है कौन सा गेम होता है, किसमें मिलता है।
बताइए, पता है क्या? टेनिस 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 गेम है, ठीक है। विंबलडन 2023 ये टेनिस का गेम है, ठीक है। तो इसमें मेंस और सिंगल टाइटल जो जीता है उसका नाम देखो क्या है। तो मेंस सिंगल टाइटल में कार्लोस अल्कारेज जो कि स्पेन से हैं, और वुमेन सिंगल टाइटल में मार्केटा वनरूसा, ये सेज रिपब्लिक की हैं, ठीक है। ये दोनों जो है मेंस और वुमेन सिंगल टाइटल में जीत हासिल करा इन्होंने, विंबलडन 2023 का खिताब अपने नाम करा है, ठीक है। जो चैंपियनशिप होती है उसको हम बोलते हैं, मतलब सिंपली इसको विंबलडन बोलते हैं, ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट है एक तरीके से, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आगा खान कप, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ, तो आगा खान कप जो है आपको हॉकी में मिलता है, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया में होता है, हॉकी से संबंधित है। फिर बोलता है, देखो इससे भी क्वेश्चन आता है कि बुली, कैरी, कॉर्नर, ड्रिबल, हैट्रिक, ऑफ साइड, अदर टर्म एसोसिएटेड विथ, तो ये सब टर्म्स हैं जो कि यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, या कोई गेम हो गया, जैसे क्रिकेट में यूज किया जाता है, चेस में यूज किया जाता है, कुछ कुछ गेम्स में। तो बोलता है हॉकी में ये सारे यूज करते हैं, बुली, कैरी, कॉर्नर, ड्रिबल, हैट्रिक, ऑफ साइड, ये सब टर्म यूज करते हैं हम हॉकी गेम में, ठीक है। मान लीजिए हॉकी से ना पूछ के आप क्रिकेट का टर्म पूछ दे, चेस का टर्म पूछ दे, मैं उसको भेज दूंगी, एक बार देख लीजिएगा, उसको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, ठीक है। हाँ, गेम्स से भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये तैयार रहिएगा पहले से। नेक्स्ट देखो, विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट ऑफ, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, होता है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में आपने बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंसी मतलब मतलब धारण कर लिए है ना, बहुत ज्यादा महारत हासिल कर लिए, तो उस केस में आपको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, अगर आपने काफी ज्यादा महारत हासिल कर ली तब। नेक्स्ट है द प्ले ग्राउंड ऑफ रेसलिंग इज कॉल्ड, तो रेसलिंग कुश्ती सुना होगा आपने, तो उसका जो प्ले ग्राउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अरेना बोलते हैं, ठीक है। सोच नहीं सकता कोई कि अच्छा अरेना भी हो सकता है क्या, ठीक है, तो अरेना बोलते हैं उसको। हेलो, हाँ, करते हैं कॉल आपको, क्लास चल रहा है। ओके, सो ये देखिए, नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देख लेते हैं। इसके बाद आपका क्या है, एग्रीकल्चर स्कीम्स क्वेश्चन है, फिर आपका यूजफुल जीके है, ठीक है। इतना ही है, देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, हो जाएगा 11 तक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखो, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, तो बॉल पॉइंट पेन किसने इन्वेंट करा? बॉल पॉइंट पेन देखा होगा आपने, पेन जो होता है, तो लाजलो बीरो 1938 में करा इन्होंने, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसको इसको काट दो इसको पहले तो, क्योंकि इसको मैंने सही किया था। यहाँ पे देखो, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, तो सी बीरो ये 1988 में करा था, ठीक है। तो सब जगह देखोगे आपको यही मिलेगा 1988 में, ठीक है। सी बीरो इन 1988, ठीक है, तो इसको हटा दो। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज मेजर्ड इन, तो बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है उसको मेजर करते हैं हम किसमें? लाइट ईयर में मेजर करते हैं, ठीक है, लाइट ईयर में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लाइट ईयर। नेक्स्ट है आपका नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन, तो सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन दोनों ही समझाए थे क्लास, उसको जाके यूट्यूब पे देखिएगा, आपको मिल जाएगा दोनों का डिफरेंस, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फिजन क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस और क्या होता है एग्जैक्टली, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा काफी कुछ उसको देखने के बाद। नेक्स्ट देखो, द इंस्ट्रूमेंट विच ग्राफिकली रिकॉर्ड फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, एग्जांपल ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, इज नोन एज। अब देखो बोलते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपका ग्राफिकली पूरा रिकॉर्ड करता है, आपका जो भी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट हो रहा है वो सबको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट रेट हो गया, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं काइमोग्राफ। क्या बोलते हैं? इसके पहले आई थिंक कि आपने नहीं सुना होगा इसको, काइमोग्राफ, ठीक है। ये आपका ग्राफिकली रिकॉर्ड करता है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है आपका बीपी, वो कितना होता है नॉर्मल? 120/80, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेट देखो 120, सॉरी 120/80 होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हार्ट बीट लिखा हुआ तो हार्ट बीट का भी देख लो, 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट,
100 बीट्स पर मिनट जो है आपका एक नॉर्मल मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट है अडल्ट रेंज का, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखो, विच इन ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट कैन कॉजेज कैंसर। बोलता है ऑटोमोबाइल्स में जो गाड़ियां होती हैं उसमें वो ऐसा कौन सा गैस एग्जॉस्ट करती हैं जिसकी वजह से कैंसर होने का चांसेस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ गैस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खतरनाक है ये, ठीक है, सीओ। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होता है, इसका कोई स्मेल नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, बहुत ज्यादा फ्लैमेबल गैस है, ज्वलनशील गैस है ये, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो आपका डेंसिटी है वो 1.14 kg पर मीटर क्यूब होता है। 1.14 याद रखिएगा डेंसिटी इसका, ठीक है। तो बेसिकली क्यों ये इतना ज्यादा, मतलब कैंसर कैसे हो सकता है, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ये जाके बाइंड कर लेता है, उसको क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, उसकी एबिलिटी को रिड्यूस करता है कि वो भाई ऑक्सीजन लेके जा रहा है, नॉर्मल क्या करता है ऑक्सीजन लेके जाता है, उसको रोक देगा। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आप सांस वास ले नहीं पाओगे, है ना, दम घुट जाएगा, ऐसे ही मर जाओगे। तो ये चीजें होती हैं, यही करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु इन्वेंटेड द क्लोरोफॉर्म एज एनेस्थेटिक। बोलता है कि हु इन्वेंटेड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म किसने इन्वेंट करा है एज ए एनेस्थेटिक। जेम्स सिम्पसन ने इसको इन्वेंट करा था क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को जेम्स सिम्पसन ने इसको मतलब इन्वेंट करा था, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला देख लो, साइंटिफिक फॉर्मूला इसका CHCl3 होता है, इसको नोट कर लो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, तो बहुत जल्दी ये गैस, मतलब इसका इवोपोरेशन हो जाता है और ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपके आईज को, स्किन को, किडनी को, आपका लीवर हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, उसको हार्म कर सकता है एक तरीके से। और ये टॉक्सिक भी होता है, अगर इसको सॉलो कर लिया या इनहेल कर लेते हो अगर आप, तो टॉक्सिक होता है। और इसके ज्यादा एक्सपोजर, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो क्लोरोफॉर्म के ही कांटेक्ट में रह रहा है, तो मतलब कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हम इलेक्ट्रिक जो करंट है उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, एमीमीटर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या मेजर करता है, स्ट्रेंथ मेजर करता है, उसको हम एमीमीटर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया जॉइन द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम। तो भाई इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम को इंडिया ने कब ज्वाइन किया है, 2004 में ज्वाइन किया है, ठीक है। तो क्यों किया भाई, देखो, हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, जब सुनामी की बात होती है तो इंडिया में जो लास्ट सुनामी जो आया था ना वो 2004 में आया था, ठीक है। लास्ट सुनामी जो आया था वो कब हुआ था, इंडियन ओशन में हुआ, ठीक है, इंडियन ओशन 2004 में। और ये बहुत सारे मतलब कंट्रीज में ये हिट करा था उस समय, बहुत लॉस हुआ था। और जो पहला सुनामी वो आया था वो 1881 में आया था। तो इंडिया ने जो है इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम को ज्वाइन किया 2004 में, याद रखिएगा इसको बस। मतलब जब ये 2004 में आया था ना तो बहुत ही ज्यादा तबाही मचाया था, समझ रहे हो, मतलब 2,30,000 पीपल अप्रोक्स कुछ लोग की डेथ हो गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। बस 100 फुट का हाई सुनामी मतलब ट्रिगर्ड किया था, 9.1 मैग्नीट्यूड से आया था, समझ, 9.1 मैग्नीट्यूड, मतलब तो मत ही पूछो अभी क्या हाल किया होगा, ठीक है। मतलब इंडियन ओशन के नीचे हिस्से में यहाँ पे जो आपका वो मतलब अर्थक्वेक आया 9.1 मैग्नीट्यूड से, पूरा मतलब तबाही मचा दिया, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, मतलब ये आंकड़ा समझ रहे हो, 2,30,000 पीपल की डेथ हुई। मतलब ये डेट क्या, डेट भी है 26 दिसंबर 2004, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सुनामी जब आया था, ठीक है, तमिलनाडु साइड में।
चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द न्यू टारगेट फॉर रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन सिटीज अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026। तो न्यू टारगेट रखा गया है कि भाई हम पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन है उसको सिटीज में हम क्या करेंगे, कम करेंगे। किस प्रोग्राम के अंतर्गत? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत 2026 तक। तो 40% जो है हम कम कर देंगे पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन, ठीक है, पीएम को हम रिड्यूस कर देंगे, ये कह रहा है 40% तो रिड्यूस कर देंगे। चलो ठीक है, देखा जाएगा करेंगे तो। यहाँ पे देखो नीचे लिखा है नोट में, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज सेट अ न्यू टारगेट ऑफ 40% रिडक्शन इन द पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन सिटीज। ओके, अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चर स्कीम से क्वेश्चन है, देखो विक्रम आदित्य स्कॉलरशिप इज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू। अब देखो विक्रम आदित्य स्कॉलरशिप स्टार्ट किया गया है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, ये किससे संबंधित है? फॉर जनरल स्टूडेंट्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन लोगों के लिए बेसिकली ये विक्रम आदित्य स्कॉलरशिप स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है किसान मित्रा इज एन एम्प्लॉय ऑफ। तो किसान मित्रा जो है ये बोलता है ये स्टेट गवर्नमेंट का एक स्कीम है, ठीक है। हाँ एक मिनट, इसको किसान मित्रा के बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको। यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं होगा, ये किसान मित्र मित्रा जो है ये क्या है, एक स्कीम है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट किसान मित्रा जो स्कीम ऑफ, किसान मित्रा जो स्कीम है ये एमपी का है, ठीक है, याद रखिएगा। किसान मित्रा जो है एक स्कीम है, एमपी गवर्नमेंट किया गया है। तो इनका मतलब बेसिकली क्या है कि जो फार्मर है, ठीक है, फार्मर्स के लिए किया गया है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फार्मर्स है उनका वेलफेयर को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना, एम्पावर करना उनको, ठीक है। इनको किसान मित्रा मतलब कि इनका यही काम है कि इनको मतलब जो भी फार्मर्स हैं उनको ये बताना कि भाई गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी निकालती हैं उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचाना उन तक, ताकि वो ये समझ सके कि भाई हमें किस स्कीम को यूज करना है ना, ये चीजें हैं। उसके बाद फिर आपका लाडली लक्ष्मी योजना है, इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है एमपी में। किस साल किया गया है? 2006 में किया गया, ठीक है। अब देखो हेम ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये लोकेशन दिया गया है, ये एमपी में आ रहा है। तो एमपी से रिलेटेड आपको संबंधित काफी ज्यादा जीके, स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ, कौन सा स्कीम है, कौन सा आपका नया फार्मर से संबंधित, अगर कोई एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्कीम्स है तो वो पता होना चाहिए आपको। ये करंट अफेयर जो भी हो वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो लाडली लक्ष्मी योजना 2006 में इम्प्लीमेंट किया गया था एमपी में। अब जो है नेक्स्ट लॉन्च किया है अभी हाल ही में लाडली लक्ष्मी 2.0, ठीक है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, लड़कियों को। नेक्स्ट नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज लॉन्च ड्यूरिंग। नेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, ये लॉन्च किया गया 10th 5 ईयर प्लान पे, यानी कि 2002 से 2007 तक चला ये, ओके। अच्छा नेक्स्ट है ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर पॉइंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ राइस सीड्स। तो बोलता है जो राइस सीड्स होता है ना उसको, उसके लिए एक ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वो जर्मिनेट कर पाए, मतलब ग्रो कर पाए। तो उसका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। हाँ तो इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है RKVY स्टैंड फॉर। अब देखो यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? RKVY, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। एक तो इतना योजना, इतना स्कीम इन्होंने वो कर दिया है कि इंसान वैसे मतलब बेहोश हो जाएगा इसे पढ़ के। लेकिन हम क्या करेंगे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, लिमिटेड चीज पढ़ो, है ना। अब हम देखो सब नहीं पढ़ सकते, ब्रॉड, इतना ब्रॉड, इतना जीके जीएस मतलब कह दिया अगर कोई, इतना ब्रॉड है कि आप कभी खत्म ही नहीं कर सकते, जितना पढ़ लो उतना कम है। तो हमें लिमिटेड पढ़ना है भाई, है ना, तो लिमिटेड पढ़ेंगे हम। अब फिर देखा जाएगा आगे। एनीवे हम कुछ भी ना पढ़ के जाए तो ये तो फिर अपने साथ नाइंसाफी होगा। चलो नेक्स्ट देखो, माइक्रोबियल इन इनोकुलेंट्स कैपेबल ऑफ सोलुबलाइजिंग फॉस्फेट्स आर कॉल्ड। तो कुछ माइक्रोबियल्स हैं जिनको इनोकुलेंट्स बोलते हैं, वो कैपेबल होते हैं कि मतलब वो फॉस्फेट्स को सोलुबलाइज कर लें, उनको हम फॉस्फोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। ये तो वैसे हार्ड क्वेश्चन है, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन देख लो फॉस्फोबैक्टीरिया का काम क्या होता है। फिर नेक्स्ट है FRP स्टैंड फॉर। अब देखो यहाँ पे ऊपर पूछा RKVY का,
यहाँ पे FRP का पूछ रहा है, तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली शुगर कैन के लिए यूज करते हैं इसको हम, FRP, ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ अभी लास्ट है यूजफुल जीके क्वेश्चंस। ब्रिक्स, अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट हुआ, ठीक, ब्रिक्स समिट अभी हाल ही में हुआ है, कहाँ हुआ है बताइए जरा, कहाँ हुआ है पता है? नहीं पता है तो जल्दी से बताइए, आगे बढ़े। नहीं पता है, ठीक। तो अभी ब्रिक्स समिट 2023 जो है ना, वो कहाँ हुआ? अच्छा, साउथ अफ्रीका, बढ़िया, जोहान्सबर्ग में हुआ है, हाँ साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये हुआ है, अगस्त में हुआ था, ठीक है। और यहाँ का जो चेयरमैन मतलब चेयरमैन कौन थे? सिरिल रामफोसा, सिरिल रामफोसा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक। अभी हाल ही में क्या हुआ कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, इनको भी इनविटेशन गया कि भैया आइए आप भी मेंबर बन जाइए ब्रिक्स के, ठीक है। ये साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट बोले हैं सिरिल रामफोसा, तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन हो गए? सिरिल रामफोसा, जो यहाँ बताया मैंने। Who hosted a 3-day summit of the emerging market groups in Johannesburg district. This their membership will take effect 1 जनवरी 2024, तो 1 जनवरी 2024 तक जो है ये इनकी भी मेंबरशिप हो जाएगी, तो ये भी सारे ही मेंबर हो जाएंगे ब्रिक्स के। तो मुझे लगता है ब्रिक्स का नाम फिर आगे क्या हो जाएगा? इन्हीं के आगे ऐड हो जाएगा, इन्हीं सबका नाम लेने के एक अल्फाबेट। फिलहाल तो ब्रिक्स समझो, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड, देखो इंपॉर्टेंट है, कैंसर की स्टडी को जब हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, तो जो एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल उसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो नहीं पूछेगा, बस जान लो। ओपेक, देखो ये ओपेक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओपेक इंपॉर्टेंट है। ओपेक स्टैंड्स फॉर, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओके। ओके, सो ओपेक के बारे में भी जान लो कि ये क्या करती है, लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, मतलब समूह है एक तरीके से, ओपेक कंट्रीज, ठीक है। और और क्या, हाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, हेडक्वार्टर जान लो, हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ओके। अच्छा, अब से ओपेक कंट्रीज भी पूछ सकता है कि ओपेक कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो 13 ओपेक कंट्रीज हैं, मतलब इसमें आपका जो साउथ वाले कंट्री, जो मतलब वैसे वाले कंट्रीज हैं, मतलब क्या बोलेंगे, जैसे आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत, मुस्लिम कंट्रीज लाइक यूएई हो गया, अरेबिया हो गया, है ना, अल्जीरिया हो गया, नाइजीरिया, कॉन्गो, ये सब जो है ये सब आपके ओपेक कंट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल इज, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो नॉर्मल टर्म ऑफिस होता है 5 साल का होता है, ठीक है। हाँ, अभी कौन है यूएन जनरल सेक्रेटरी, देखते हैं जरा। एंटोनियो, एंटोनियो ग्यूट्रेस, ठीक है। एंटोनियो गुटरेस जो है ये जनरल सेक्रेटरी है यूएस के, ओ सॉरी यूएन के, ठीक है, यूएन, यूनाइटेड नेशन होता है यूएन का मतलब, यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट देखो, द बीइंग माई सेल्फ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस टेनिस प्लेयर, तो मार्टिना नवराटिलोवा, ये जो है ये फेमस टेनिस प्लेयर है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है बीइंग माई सेल्फ, ठीक है, माई से याद रखिएगा मार्टिना, ठीक है, तो इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज नॉर्मली अराउंड, बोलता है कि ह्यूमन ब्लड की अगर बात करें तो वो कितना नॉर्मली होता है, तो 7.5 टू 8, ठीक है, कहीं कहीं आपको 7.35 से 7.45 तक भी मिलता है नॉर्मल, मतलब अगर हम बात करें कि ब्लड का, तो नॉर्मली वो आपका बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है,
और नॉर्मल पीएच रेंज जो होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, कहीं कहीं आपको 7.5 से 8.0 तक भी मिलता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाकलैंड आइलैंड आर इन। अब फाकलैंड आइलैंड कहाँ पे है, तो साउथ अटलांटिक में है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, साउथ अटलांटिक एरिया, फाकलैंड आइलैंड। नेक्स्ट है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, आपको 25 साल क्रॉस कर लेना होगा, तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, ओके। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजिस्ट इज स्पेशलिस्ट हु ट्रीट। अब नेफ्रोलॉजिस्ट सबको पता है भाई, वो किडनी सिस्टम का स्पेशलिस्ट होता है, किडनी को ट्रीट करता है एक तरीके से नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, तो जो बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो संविधान के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है, संविधान के द्वारा बनाया गया है, तो ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है, जो पार्लियामेंट के द्वारा ना बना के संविधान के द्वारा ही बनाया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बनाया गया है, ठीक। अब कंगारू इज द नेशनल एम्बलम। अब कंगारू किसका नेशनल एम्बलम, कौन से कंट्री का, तो ऑस्ट्रेलिया का है, सबको पता है, ठीक है। अभी आया था नेक्स्ट, देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 वॉज। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपसे ये बोले, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इंडियन काउंसिल एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए इसमें गलती मत करिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बोले, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बोले, इसका मतलब ये आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोल रहा है, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब आप सोच रहे हो रिफॉर्म तो समझ में आ रहा है, कुछ चीज सही करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए रिफॉर्म्स करते हैं, बट ये मॉर्ले मिंटो क्या समझ रहा है, तो वहां पे उस समय वाइस रॉय हुआ करते थे, ठीक है, वाइस रॉय और सेक्रेटरी, ठीक है, तो वॉइस रॉय उस समय मिंटो थे और जो सेक्रेटरी जनरल था वो था मॉर्ले। तो मिंटो का नाम बाद में होता है, वाइस रॉय के पहले होता है सेक्रेटरी का नाम, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 डेट याद रखना है आपको, ठीक है, जहाँ पे एम एम हो दैट इज 1909। उसके बाद फिर आप क्या याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919 वाले को आपको बोलना है क्या, मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, तो उस समय कैम्सफोर्ड वाइसरॉय थे और मॉन्टेगो आपका सेक्रेटरी था, ठीक है, तो मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, यहाँ पे देखो मैं लिखी हूँ, मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म को हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और यहाँ पे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ठीक है। क्लियर हुआ दोनों चीज, ये दोनों देखो एग्जाम में पूछेगा तो फिर गलती मत करिएगा, यहाँ पे बता दे रही हूँ, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, इंसान इसका इसमें लगा देता है, इसका इसमें लगा देता है, तो याद रखिएगा एमएम बोल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कि 1919 की बात हो रही है, ठीक है, 1909, ठीक। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म पहले आया है, बाद में आया 1919 वाला मॉन्टे कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो बोलता है कि ऑब्जेक्टिव क्या था मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स का, होता है एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, तो जो आपका प्रोविंशियल असेंबलीज हुआ करते थे वहां पे उसको और ज्यादा बढ़ा देना, कि यहाँ पे भारतीयों के जो मतलब एनरोलमेंट होगा, मतलब जो मेंबर्स होंगे उसका एक्सटेंशन करेंगे, हम बढ़ाएंगे, इसमें और लोग को बढ़ाएंगे, मतलब 60 लोग कर देंगे, ऐसा करके था, तो वो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आपका देखो द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो नेशनल ट्री क्या है भारत का, बनियान ट्री, बनियान ट्री है ना, हाँ जी, बनियान ट्री, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फीकस बंगालेंसिस। तो अगर आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लिया कि बताओ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो फीकस बंगालेंसिस याद रखिएगा, लगा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सिरोसिस इज अ डिजीज विच अफेक्ट्स। अब सिरोसिस एक डिजीज होता है, ठीक है, सिरोसिस एक डिजीज होता है, पता है कौन सा डिजीज है ये, तो सिरहोसिस देखो एक डिजीज है जो किसको अफेक्ट करता है, हमारे लीवर को जो है अफेक्ट कर देता है, लीवर को बेसिकली डैमेज करता है, ठीक है, हाँ, तो लीवर को फेल कर सकता है, एक क्रॉनिक लीवर डैमेज डिजीज है एक तरीके से, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये संबंध इसका सिरोसिस का किससे है, लीवर। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं हर 5 साल पे उनका इलेक्शन होता है, ठीक है, उनके चयन किया जाता है हर 5 साल पे, याद रखिएगा। द कैपिटल ऑफ बहरीन, बहरीन का कैपिटल क्या है,
मनामा, ठीक। और ये लार्जेस्ट सिटी है किसका, बहरीन का लार्जेस्ट सिटी, बहरीन का लार्जेस्ट सिटी भी है मनामा, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड एट, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है, पुणे में। डिफेंस एकेडमी की बात करेंगे पुणे में, और इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है, तो भाई कोलकाता में। फिर नेक्स्ट आपका इन ह्यूमन बॉडी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर, ये तो बायो में सबसे पहले क्लास में पढ़ाया जाता है कि ह्यूमन बॉडी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसको हम सेल बोलते हैं, कोशिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और आज कौन सा डे है, 14 सितंबर है। क्या मनाया जाता है, जल्दी बताइए राहुल। 14 सितंबर इज ऑब्जर्व एज विच डे, हिंदी दिवस, बहुत बढ़िया। हिंदी दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एज पर सेंसस 2011 द हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट इज, अब भाई यहाँ पे देखो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट है पूरे भारत में, वो उत्तर प्रदेश है, यूपी है भाई, यूपी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मतलब 19.98 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है भाई साहब। उसके बाद फिर आपका महाराष्ट्र आता है, मतलब देख लो जरा, 11.24 करोड़, मतलब इसके बाद तो कितना कम होगा, 19 से नीचे जाओ तो 11 पे, तो बीच का कोई वही नहीं समझ में आ रहा अंतर ही। तो उत्तर प्रदेश में 19 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स इतना करोड़ पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। इसको लगा देना, फिर हर्ज इज यूनिट ऑफ, हर्ज किसका यूनिट है, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, ठीक। तो ये हो गया आपका आज का सेशन। इस तरीके से हम नेक्स्ट लेके आएंगे, जीके जी स्टैटिक का सेक्शन बी का ही है, और क्लास 2 हम देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसको रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट टाइम पे, बस इतना जरूरी है, ओके। बाकी कुछ जो कुछ मिस में से मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट, वो मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगी, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी कुछ पूछा तो पूछिए, फिर जो है यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। कुछ पूछना राहुल, एंड करें यहीं पे सेशन। पूछना तो बताइए, फिर एंड करा जाए। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।